धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक मामला जो है वो इतना बड़ा फैल गया है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान को लेकर बातें की जा रही थी, लेकिन अब नेपाल भी आ गया है और चाइना भी पहले से बना हुआ था। यानी कि हमारे तीन पड़ोसी मुल्क इस वक्त पूरी तरीके से हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं और तीनों के तीनों सीमा विवाद को लेकर खिलाफ खड़े हुए हैं। सबसे दिलचस्प चीज ये हो जाती है कि इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप एंट्री कर देते हैं। वो कहते हैं, आज के अखबारों में जो खबर छपी है, कि भारत चाइना से होशियार रहे, चाइना की बातों को सिर्फ बातों तक ही ना समझे, ये सोचे कि चाइना बहुत कुछ कर सकता है। तो मामला जब इंटरनेशनली प्रोस्पेक्टस में चला गया तो मुझे लगा कि इस मामले पर बात करनी चाहिए और आसान शब्दों के जरिए कुछ चीजें आपको बतानी चाहिए। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया, आपने याद किया। बहरहाल मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मौजूद हूँ। पहला मेरा सवाल जो है वो मैं करना चाहता हूं शुरू नेपाल को लेकर। नेपाल को एकदम क्या हो गया है कि नेपाल इतना एग्रेसिव हो गया है, भारत को लेकर ऐसी बातें कर रहा है? जो हमारी जानकारी है वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं, फिर आप उसको संशोधित तरीके से बेहतर ढंग से बताइएगा। हमारी जानकारी के मुताबिक ये है कि जिस वक्त भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, पहले वो पूरा राज्य होता था, बाद में जम्मू और कश्मीर को मिला के एक यूनियन टेरिटरी अलग बना दिया, उसके अलावा लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसके बाद भारत सरकार ने एक नक्शा जारी किया भारत का, उस पर ऐतराज है नेपाल को। नेपाल की कैबिनेट ने एक अपने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया है और उसने कहा है लिपुलेश एक जगह पड़ती है और इसके अलावा लिम पियाधुरे, लिम्पियाधुरा जो है वो उसका, उसने कहा है लिम्पियाधुरा काला पानी ये हमारी जगह है। उसने नया नक्शा जारी कर दिया है। तो इस विवाद का तो मुझे पता है, चाइना वाला विवाद पुराना चल ही रहा है, पाकिस्तान का विवाद है ही पीओके वाला, वो अपना दावा करता है पीओके उसके कब्जे में है, इस वाले कश्मीर को भी वो कहता है हमारा कश्मीर है, इस कश्मीर को आजाद करो। क्या है नेपाल वाला, पहले बताइए। देखिए, नेपाल वाला मामला हिंदुस्तान से पिछले कई साल से और भी कई इशू रहे हैं, जिसमें नेपाल में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पर भारत ने जो है वो आपत्ति जताई थी। और जो भारत के मूल के मधेसी लोग वहां पर हैं, उन्होंने वहां काफी प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। आपको याद होगा, तकरीबन 2 साल पहले सीमा पर ट्रकों की लाइन लग गई, गैस नहीं पहुंच पा रहा था, पेट्रोल डीजल नहीं पहुंच पा रहा था भारत से नेपाल में, और नेपाल और भारत के बीच में अनबन अच्छी खासी हुई। इस बीच में नेपाल ने चीन से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए और रेलवे लाइन का कनेक्शन नेपाल के लिए तैयारी शुरू हो गई। तो ये तो एक बैकग्राउंड है। दूसरी बात यह है कि नेपाल जो अपने इलाके की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम अपनी ये जमीन जहां भारत के रक्षा मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया है, ये जमीन हमारी है, हम लीज पर तो दे सकते हैं लेकिन अब तक अपना हक नहीं छोड़ सकते। तो ये इस लीज वाली बात पर और नेपाल की अपनी जमीन है, इस पर भारत खामोश है, नहीं बता रहा कि किसकी जमीन है। अब उसने एक बाकायदा नक्शा जारी कर दिया सरकारी तौर पर, और भारत अभी ये कह रहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इस पे हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन भारत की तरफ से अब भी वो क्लैरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। उधर विदेश दूसरी तरफ, मंत्रालय की विदेश हाँ मंत्रालय के प्रवक्ता का जो है, हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो बयान आज अखबारों में छपा है उससे साफ है कि कृत्रिम रूप से नेपाल भारत की किसी भी सीमा पर किसी भी जगह पर अपना दावा पेश करने की कोशिश ना करे, इस तरीके की बातें छपी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने देखा है। लेकिन खुल करके ये नहीं कह रहा है कि ये जो हमने बॉर्डर, ये जो सड़क मानसरोवर वाली हमने बनाई है, ये पूरी तरह से हमारी है। ये बात खुल करके अभी तक भी भारत की तरफ से नहीं आ रही। उसके अलावा ये जो आप नाराजगी की बात कर रहे हैं ना कई मुल्कों से, चीन की तरफ जो से, पे जाएंगे, वो, मैं नेपाल पे ही हाँ रहना चाहता हूं। आपने हाँ देखा हाँ, होगा नेपाल के प्रधानमंत्री कोहली का भी बयान आज अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा जी जी, नेपाल में जो कोरोना फैला है वो भारत की देन है, यानी कि अब हाँ मामले इतने तल्ख हो गए हैं कि वो कोरोना को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि हमने भी
यानी भारत ने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐतराज करके एक तरह से वहां के दाखिली मामलात में मुदाखलत की थी, उसी से नाराजगी वहां पर चल रही है भारत के खिलाफ। और उसके बाद चीन से नजदीकियां बढ़ी हैं। जब आपने मौका दिया उसे चीन की तरफ जाने का, उसने कई बार धमकी दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि साहब आप हमारे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे चीन की तरफ जाने के लिए। लेकिन हमारी तरफ से कोई करेक्शन मेजर ऐसा नहीं लिया गया जिससे हम कहते कि नेपाल आप हमारे दोस्त हो और हम आपके साथ खड़े हैं और आप कानून अपने मुल्क का बनाओ, जो आप बनाओगे हम उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। इस तरह की अगर चीजें होती तो शायद वो ज्यादा बेहतर माहौल होता। जो पूरी दुनिया में अकेला हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हालांकि अब नहीं रहा है, उसे भी ये मोदी सरकार जो यहाँ रात दिन हिंदू हिंदू का रोना रोती रहती है, उसे भी अपने साथ नहीं रख पाई। क्या इसकी विदेश नीति में खामियां हैं, खमियां हैं? वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने यहाँ पाले गए एक नेपाली को लेकर गए थे नेपाल के, देखिए नेपाल और भारत की दोस्ती कैसी है। हाँ नहीं, वो दिखावे की चीजें हुआ करती हैं, लेकिन और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात भी है वो अपने पॉलिटिकल गेन करने के लिए होती हैं। अब जो सड़कों पर मजदूर धक्के खा रहा है उसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और अब उनकी हमदर्दी उन हिंदुओं के साथ कहाँ रह गई कि उनको घर तक पहुंचाने का भी सही इंतजाम नहीं कर पाए। तो ये तो है हकीकत हिंदू वाले स्लोगन की। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं वो ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जब अगर डिपेंड हो जाएगी अमेरिका के इशारों पर हम कुछ फैसले लेंगे तो हमसे गलतियां बार बार होंगी। और जो आपने ट्रंप वाला बयान बताया वो मैं आपको बताऊं 1998 में मैं एक ही बार अमेरिका गया हूं, अमेरिकी सरकार के इनविटेशन पर जो पत्रकारों वगैरह को बुलाते हैं। मैंने तभी जब एक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मुझे याद है वो ये कह रहे थे कि साहब जब ये सोवियत यूनियन गिरा तो उसके बाद इंटरनेशनल टेररिज्म यानी मुसलमान हमारे दुश्मन हुए, और सब इसमें चूंकि बॉर्डर नहीं है तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट चाइना है। ये मैं 1998 की बात कह रहा हूं। मैंने उस वक्त वहीं ऐतराज किया कि अगर आप चाइना को दुश्मन समझ रहे हैं और कल अगर आप जाकर के जंग छेड़ दें तो आम चीनी लोगों की क्या गलती है? आप अपने आप कोई भी दुश्मन तय कर लेते हैं और वहां जाके चढ़ाई कर देते हैं। तो ये एक अलग लंबी बहस है। लेकिन हाँ, मैं ये बात कहना जरूर चाहूंगा कि भारत से ताल्लुकात जो अमेरिका बढ़ा रहा है, जिसको मैं भी और बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए, उस पे अंकुश लगाने के लिए भारत का इस्तेमाल वो करना चाहता है। और अब उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को प्रोवोक करने का ये एक रास्ता निकाला है कि साहब आप होशियार रहो, देखो चीन बहुत कुछ करेगा। यानी आप दोनों दुश्मन हो जाओ, और जब दुश्मन हो जाओगे तो मेरे हथियार बिकेंगे, आप मेरे गुलाम होंगे, और आपका जो भी फैसला होगा फिर मैं ही करके दूंगा। ठीक है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि भारत के कंधे पे बंदूक रख के चाइना को टारगेट करना चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि कोरोना के चलते वो बहुत सारी चीजें को लेकर पहले से चाइना को टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं आना चाहता हूं, आपने जिक्र किया विदेश नीति का। सुषमा स्वराज के दौर में दिखाई देता था कि कोई विदेश मंत्री है, हालांकि सिर्फ वो अपने दम पे दिखती थी, लोगों को बुला लिया, उनकी मदद कर दी इसके जरिए, वरना तो विदेश नीति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही चलाते हैं। नहीं, ऐसे उन्होंने ऐतराज भी किया था कि प्रधानमंत्री जी, कोई शायद किसी अखबार ने वो छापा था एक कार्टून जिसमें कहा था कि मोदी जी विदेश मंत्री तो मैं हूं, मतलब आप ही हर जगह जाते हो, मुझे क्यों नहीं जाने देते, ये शिकायत उन्हें भी थी। उनके घर के बाहर बोर्ड लगा के वो स्टिकर सा ऐसा कार्टून बना के छापा था। लेकिन इस बार एक अफसर को, एस शंकर को जब विदेश मंत्री बनाया गया था तो मीडिया ने, पूरा सरकार ने बड़ी ब्रांडिंग की थी कि देखिए हमने एक काबिल अफसर को इस बार विदेश मंत्री बनाया है। लेकिन एस शंकर भी फेल हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बस नाम के विदेश मंत्री हैं। बिल्कुल, देखिए वो ये बात एक सख्त लफ्ज है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस गगोई राज्य सभा के मेंबर बने हैं हुकूमत के ऑफर करने के बाद, क्या आप उनसे कोई तवक्को कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस रहने के बाद एक राज्यसभा का मेंबर रह करके वो पार्टी के इशारों पर कोई फैसले नहीं करेगा? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुका है, उसको फिर से आप इतनी बड़ी पोस्ट पर आप बिठा रहे हैं,
तो क्या वो मोदी जी के हर बात में फैसले का इंतजार नहीं करेगा? क्या वो अपनी काबिलियत के हिसाब से वाकई काम कर सकेगा? हालांकि कुछ लोगों को तो दुनिया की मुख्तलिफ राजधानियों में ये भी शक है कि जयशंकर जी के कई उन मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं जो हमें किसी ना किसी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। चलिए, एक चीज कुल मिला के निकलती है कि एक ऐसा अफसर जो जिंदगी भर, चाहे वो कम पढ़ा लिखा मंत्री था या ज्यादा पढ़ा लिखा मंत्री था, उसको यस सर करता रहा, उसको मंत्री बना दिया, तो उसकी क्या वो यस सर वाली आदत एक दिन में खत्म हो जाएगी। अब आना चाहता हूं मैं चाइना पे। चाइना जो अटैकिंग कर रहा है, कभी उधर से करता है, कभी इधर उत्तराखंड की तरफ से करता है, कभी डोकलाम में उसके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं जिन्हें हमारे जो फाइटर प्लेन है भगा देते हैं, कभी इधर वो 2 किलोमीटर तक अंदर घुस जाता है। चाइना जो है वो क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि हमारी सरकार तो ये कह ही नहीं रही है कि कोरोना चाइना से फैला। हमारी सरकार तो ये साबित कर रही है, और यहाँ का मीडिया साबित करने में लगा है कि भाई ये तो मुसलमानों से फैला, चाइना से नहीं फैला। हाँ नहीं, वो देखिए, वो तो एक एजेंडा जो चलता है आरएसएस के हेडक्वार्टर से, वही एजेंडा सरकार का होता है, वही हमारे उस भोपू मीडिया का होता है जो जी। मुसलसल मुसलमानों को ही दुश्मन के तौर पर, एक तरह से शिकार के तौर पर, आसान शिकार के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करते हैं। हम्म। लेकिन ये इस पूरे घटनाक्रम में चीन भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी दर्ज रहे, हमें कमजोर मत समझना। हम सिर्फ एक, ठीक है, पड़ोसी हैं, लेकिन जहां जहां भी सीमा विवाद है, हम हमारे अपने फौजियों के साथ मौजूद हैं। और अक्सिन जो लद्दाख वाले इलाके में, वो चाइना के फौजी इधर आए, हमारा भारत की तरफ का ये कहना है, उन्होंने टेंट लगाए, अपने व्हीकल्स लाके खड़े कर दिए। लेकिन एक बीजिंग की तरफ से भी हम पर इल्जाम आ रहा है कि साहब हमारे कुछ फौजी उस तरफ चले गए। तो ये तो वक्त आने के बाद पता चलेगा क्या सूरत है। मैं एक बात और जो कहना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम में, वो ये कि ये तो बात रही चीन और नेपाल की। बांग्लादेश बांग्लादेश पिछले कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, जब एनआरसी वाला इशू था, जब सीएए वाला इशू था, जिसमें बार बार हमारे चाणक्य महोदय जी भी और दूसरे लोग भी बार बार ये कह रहे थे कि बांग्लादेशी हमारे यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत की। ये वो मुल्क है जो 1971 में अलग कराने में भारत का बड़ा रोल है। भारत अगर ना होता तो बांग्लादेश इस हालत में ना होता जिस हालत में है। यानी जी। उस पर हमारे बहुत से एहसानात हैं पॉलिटिकली, वो एक अलग बात है, वो अलग एक डिस्कशन की बात है। लेकिन वो मुल्क ये हिम्मत करके कह रहा है कि आप हमें लिस्ट दो उन बांग्लादेशियों की जिनको आप कहते हो घुसपैठ हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे। और ये जो भारत के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्हें हम खाना भी दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, इनको हम निकालेंगे, गैर कानूनी तौर पर हैं। और उसके जवाब में भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता। इसका मतलब हम वहां भी कमजोर हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी नहीं रख पाई, हमारा एहसान होने के बावजूद हम उनको अपने साथ नहीं रख पाए। चलिए, आपने बताया है कि ऐसा नहीं है कि चाइना, पाकिस्तान और नेपाल से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, बांग्लादेश से भी ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। ये रिपोर्टें धाकड़ खबर ने भी आपके सामने रखी उस दौरान। लेकिन मैं चाइना पे ही रहना चाहता हूँ। चाइना जो अपनी सेना के जरिए सीमाओं पे विवाद करा रहा है, क्या कोई वो नोटिस देना चाह रहा है भारत को? ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करोगे तो मैं ये करूंगा? मसला क्या है अंदर का जो समझ में आता है? देखिए, चाइना एक अब तो खुद अमेरिका उससे एक तरह से धमकी में है। जबकि हर दिन ट्रंप साहब चाइना का नाम लिए बगैर उनका शायद खाना हजम नहीं होता, और वो हर बहाने से चीन पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। यानी डर कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में भी है चीन की बढ़ती हुई ताकत का। अब इस ताकत को भारत के जरिए वो कंटेन कराना चाहते हैं, भारत से कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा दुश्मन है, तुम मजबूत रहो, और ये कुछ भी कर सकता है। तो ये पूरा जो खेल है, इस पूरे खेल में देखिए, जैसे मिसाल देते हैं कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, दोस्त बदला जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए ये कि पड़ोस के मुल्कों के साथ जो भी मामलात हैं उनको सेटल करें आपस में बातचीत करके, और उस अमेरिका के इशारे पर काम ना करें, उसके इशारे पर चलेंगे, हमेशा नुकसान उठाएंगे।
चाहे वो किसी भी पड़ोसी का मामला हो, सभी पड़ोसी मुल्कों से अगर ताल्लुकात बेहतर किए जाएंगे तो मैं समझता हूं हमारे डिफेंस पर भी खर्चे कम होंगे और अपने मुल्क के लोगों की भलाई हम ज्यादा कर सकेंगे। बहुत अच्छा आपने कहा है कि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और चाइना और अमेरिका के बीच अगर कोई लड़ाई है तो उससे भारत को एक निष्पक्ष तरीके से निपटने की जरूरत है, ना इसकी पार्टी बने ना उसकी पार्टी बने। अब मैं आना चाहता हूं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने कोई एयरबेस बना दिया है पीओके में, उसको लेकर भोंपू मीडिया वालों ने खूब प्राइम टाइम शो किए, हंगामा मचाया है कि देखिए 5 मिनट की दूरी पर, वो भारत की सीमा से कश्मीर की जो सीमा है एलओसी जो है वहां से 5 मिनट की दूरी पर पाकिस्तान ने एयरबेस बना लिया है, और ये सब उन्हें चाइना की मदद से किया है। तो वो एयरबेस की क्या कहानी है, क्या उसमें सच्चाई है, क्या झूठ है? दूसरे, अगर वाकई में इन भोंपू मीडिया वालों को इतनी चिंता है, या भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको इतनी चिंता है, तो जब वहां से चाइना अपना कॉरिडोर निकाल रहा था पीओके से, जिसे हम कहते हैं वो हमारा है, तब क्यों ऐतराज नहीं किया गया? हाँ, वो उस जो ऐतराज नहीं किया गया उसमें भी कहानी ये बताई जाती है कि वो चीन ने जो ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये कहीं ना कहीं कुछ आपस में मांडवाली हो गई और तय हो गया कि हम इस पर नहीं, आवाज चीन नहीं नहीं सर, उठाएंगे। भारत का ऑब्जेक्शन होना चाहिए ना कि चीन एक कॉरिडोर निकाल रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत और चीन के बाद बीच में ऐसा महसूस होता है कि कोई आपस में मामला अंडरस्टैंडिंग तय हो गई कि आप हाफिज सईद का नाम उसके खिलाफ आप ना जाएं, ऑब्जेक्शन ना लगाएं और हम इस तरफ आवाज नहीं उठाएंगे। तो ये ऐसा महसूस होता है और ये एक तरह से हमारी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पीओके बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जिसका पार्लियामेंट में एक बाकायदा कानून पास हुआ था, एक पारित हुआ था वाजपेयी जी के नरसिम्हा राव के जमाने में। उसमें कहा गया था कि अब हमारी जिम्मेदारी है, प्रायोरिटी है कि हम पीओके को भारत में शामिल कराएं और पीओके से वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रही है और हम उस पर खामोश हो गए हैं। ये एक बड़ा कंप्रोमाइज है। क्या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर पीओके में चाइना और पाकिस्तान मिलकर कॉरिडोर बना रहे हैं और भारत उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तो सरकार ने ये मान लिया है कि पीओके अब हमारे हिस्से में आना ही नहीं है? तो फिर यहाँ ये जो मीडिया में रोज हल्ला मचाया जाता है कि राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि अब हम पीओके लेके रहेंगे, वो सब क्या नौटंकी है फिर? अरे सब वो पॉलिटिकल गेम है। एक जमाने में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक बात सामने आ रही थी, और जब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे उस जमाने में भी, कि दोनों मुल्कों में भारत और पाकिस्तान में कोई एक अंडरस्टैंडिंग शायद ऐसी बन जाए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए। चूंकि प्रैक्टिकल नहीं है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हम ले पाए या जो हमारे पास है वो पाकिस्तान ले पाए। तो इस किस्म की चीजें अंदर अंदर डिस्कस हुई हैं, उस पर कोई चीज फैसले की हद तक दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं पहुंच पाए और शायद इतने मजबूत फैसला लेने के लिए किसी हुकूमत ने ये हिम्मत भी नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं या जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस बात को कहते हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि अब जमाना बदल गया है, जंग के जरिए किसी कोई हिस्सा उस पर कब्जा किया जा सके ये अब मुमकिन नहीं रह सका है। हो सकता है सरकार में ऐसी कोई सोच बन रही हो। क्या इसको और प्रमाणित किया जा सकता है? क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान का एयरबेस वहां कैसे बनने दिया? 1 मिनट में तो हवा में बन नहीं गया होगा। जी जी बिल्कुल। चाइना का कॉरिडोर निकलवा दे रहे हो, पाकिस्तान अपना एयरबेस बना दे रहा है। क्या मान के चल गई है मोदी सरकार? और क्यों ना कहा जाए कि चुनाव के दौरान इमरान खान सही कह रहे थे कि भैया मोदी जी की सरकार भारत में दोबारा बनेगी तभी हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो हाँ सब नहीं, करने दिया जा रहा है। बाद में वहां पे इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर कहा जाएगा कि भाई अब क्या करें, अब तो उन्होंने सब कब्जा जमा ही लिया है ठीक से करके। नहीं, ये बहुत दिलचस्प कहानी है कि पाकिस्तान के लोग जब जब बीजेपी की सरकार आई है वो बाकायदा उससे वो खुश रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस की या कांग्रेस जैसी और पार्टियों की सरकार जो है वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती, बीजेपी की ही सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और उन्हें ये उम्मीद रहती है कि ये मसला कश्मीर का बीजेपी की हुकूमत ही फैसले की हद तक पहुंच सकती है और वो जान छूटेगी इस मसले से अगर बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सके
और उन्हें उम्मीद यही रहती है कि बीजेपी ये कोई फैसले की हद तक पहुंच जाएगी। तो इस वजह से वो अक्सर मुझे याद है कि एक बार जब वाजपेयी जी का दूसरी बार इलेक्शन हो रहा था, नजमा हेपतुल्ला पाकिस्तान से वापस आई और उन्होंने कुछ पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आ रही थी अटारी से, तो लोग, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि हम दुआ कर रहे हैं कि वाजपेयी जी दोबारा जीत करके आए, जबकि यहाँ के बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि वाजपेयी जी दोबारा आए। तो ये बात पाकिस्तान से बहुत बार आती रही है कि वो बीजेपी की सरकार को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या एक दिन में बन गया होगा वो एयरबेस जिसको लेके मीडिया आजकल चिल्ला रहा है? अगर वो एक दिन में नहीं बना तो ये क्या सरकार सोई रहती है? इसका खुफिया विभाग क्या करता रहता है? ये चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, ये खुफिया विभाग का तो बड़ा अजीब सी चीजें हैं। ये बहुत बार न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के जो खुफिया विभाग हैं वो आम तौर पर अपनी सरकारों को बेवकूफ बनाते रहते हैं और जो चाहते हैं, जिस तरफ चाहते हैं, चलाते रहते हैं। बिल्कुल उसी उसकी मैं एक मिसाल दूंगा। ये जो आतंकवाद का जो दुनिया भर में हवा रहा, वो इसमें इन खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। नकली केस बना बना करके और खुद बल्कि कई जगह पे ऐसी घटनाएं करा करके आतंकवाद के नाम पर जो इन्होंने बड़े बड़े बजट पास करा लिए और अनअकाउंटेड पैसा जहां चाहो खर्च कर लो, बड़े अधिकारियों को हक मिल गया। तो खुफिया विभागों का तो हाल ये है कि वो मुल्क की जो जो सीमाएं हैं, जो जो विदेश में जो कुछ है, उस सब पर नजर रखने में शायद नाकाम रहती हैं। इस एयरबेस के बनने से तो ऐसा ही महसूस होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक आखिर में एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं कि तमाम जितने भी पड़ोसी हैं उनकी तरफ से ऐसी चीजें आ रही हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि आपने कहा कि उन सारी चीजों पर गौर किया जाना चाहिए, पर आपको क्या लगता है कि ये गौर कर पाएंगे? क्या सिर्फ ये भारत के अंदर सत्ता करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, या संजीदगी से कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे आपने बार बार कई बार जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, ऐसा कुछ आगे भविष्य के लिए छोड़ के जाएंगे? देखिए देखिए, वो संजीदगी तो नजर नहीं आ रही और ना वो तजर्बा नजर आ रहा है। और नीयत की खराबी यह है कि हर मिनट पे हिंदू मुसलमान करते रहना है और मुल्क की तरक्की बगैर मुसलमानों के साथ रहे। मैं बिल्कुल साफ बात कह रहा हूं। क्या मुल्क में शांति के बगैर तरक्की हो सकती है? क्या सभी धर्मों के लोग एक साथ मोहब्बत प्यार से रहें ये जरूरी नहीं है मुल्क की तरक्की के लिए? क्या नफरत से कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? ये सारे सवाल इस हुकूमत को गौर करने की जरूरत है कि आखिर हम इस मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मुल्क को अगर बड़ा नुकसान होता है तो उससे वापस आना, नॉर्मल तक वापस लेकर के आना एक बहुत मुश्किल और लंबा सफर करना पड़ता है। उसके लिए मैं समझता हूं भारत की ऑलरेडी इकोनॉमी इस हद तक कमजोर हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, जीडीपी हमारी जीरो के आसपास घूम रही है। इसके बावजूद भी अगर हम पूरे मुल्क को उसी नशे में लेकर के चलना चाहते हैं तो हम मुल्क के दोस्त नहीं, दुश्मन ही हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या वैसे मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।